कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारत वर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में ये परचम लहराने दो, घर घर महावीर इंटरनेशनल। नमस्कार साथियों, गोल्डन थ्रेड के इस एपिसोड में मैं शिल्पा जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच जो गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करवाती हूँ। आज हमारे साथ सर्वप्रथम जो जुड़ेंगे उनका परिचय मैं आपके बीच रखती हूँ कि कुछ लोग जीवन को जीते हैं और कुछ लोग उसे गढ़ते हैं। अपने कर्म, समर्पण और सेवा से हम आज जिस व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं, वे न केवल एक श्रेष्ठ अभियंता हैं, बल्कि एक विचारशील, योजनाकार, दूरदृष्टा, लेखक, समाजसेवी और प्रेरणा स्रोत भी हैं। श्री R.K. चतुर जी मेवाड़ के उस गौरवशाली चतुर परिवार से आते हैं जिसकी पहचान न केवल उद्योग और प्रशासन में रही है, बल्कि समाज सेवा और जन कल्याण में भी अद्वितीय रही है। उनके दादा शेठ श्री रोशन लाल जी चतुर मेवाड़ राज्य के प्रतिष्ठित उद्योगपति थे और स्वयं महाराणा फतेह सिंह व भोपाल सिंह जी के निकट सहयोगी रहे। श्री चतुर जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक कर राजस्थान के जल संसाधन विभाग में 36 वर्षों की शानदार सेवाएं दी और कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं में जैसे बिसलपुर, माही, जाखम, सोम कमला, अंबा जैसे बांधों का सफल नेतृत्व किया। उन्होंने न केवल निर्माण कराया बल्कि पुनर्वास, समयबद्धता और सामाजिक संतुलन को भी अपनी योजनाओं का हिस्सा बनाया। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त अभियंता हैं और जल प्रबंधन पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनका अनुसरण राजस्थान सरकार की परियोजनाओं में हो रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका जीवन और अधिक सक्रिय हो गया। सामाजिक संगठनों से जुड़कर उन्होंने समाज सेवा को अपनी प्राथमिकता बना लिया। चाहे वह लॉयंस क्लब हो या महावीर इंटरनेशनल, विज्ञान समिति, सीनियर सिटीजन काउंसिल हो या जैन इंजीनियर्स सोसाइटी, हर जगह उनकी छाप स्पष्ट है। आज भी 83 वर्ष की उम्र में वे प्रतिदिन फतेह सागर पर भ्रमण करते हैं, युवा मन से सोचते हैं और उदयपुर की प्रगति में सहभागिता निभाते हैं। ये सिर्फ इंजीनियर नहीं, ये समाज की संरचना के निर्माता हैं। ये सिर्फ योजनाकार नहीं है, ये जल और जीवन के संतुलन के दार्शनिक हैं। और ये सिर्फ समाज सेवी नहीं है, ये जीवन को सार्थकता की दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक हैं। आइए हम सभी ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व का स्वागत करते हैं श्री R.K. चतुर जी। सर, आदरणीय स्वागत है आपका। जय महावीर। जय महावीर जी सर। इस चर्चा को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस लाइव में जुड़े हैं। वंदना बख्शी जी, गौतम राठौर सर, चारू नाटा जी, रतन जैन फलोदिया जी, रविंद्र सुराना जी और काफी लोग हमसे जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है और मेरे आप सबसे गुजारिश है, सुनील गांग सर भी जुड़े हैं, आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि और भी लोग हमें सुन सकें। सर, सर्वप्रथम आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके परिवार की प्रतिष्ठित पहचान रही है, क्या बचपन की कुछ खास यादें हैं जो आप हमारे साथ साझा कर सकेंगे? हमारा परिवार उदयपुर में मेन मार्केट के पास मालदास मार्ग पर एक हवेली है, वहाँ हम रहते थे। परिवार जॉइंट परिवार था
करीब 35 सदस्य थे। जी। इसके अतिरिक्त फतेहनगर जो 35 माइल दूर है उदयपुर से, वहाँ पर हमारी ज़मीनें थी और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट थे। मैच फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री, 3 कॉटन फैक्ट्री, 1 कॉटन प्रेसिंग फैक्ट्री। वहाँ जी। मेरे ग्रैंडफादर विराजते थे, वहाँ भी एक हवेली थी। जी। मेरे दादाजी महाराजा के बहुत अच्छे मित्र थे। जी। हम सपरिवार उनके साथ महाराजा के महलों में उनसे मिलने जाते थे। तो हमारी जी। एक विशेष ड्रेस होती थी, चूड़ीदार पजामा, पारसे की अच्छा। शेरवानी, पगड़ी, हो। जी सर। कंठी, चंद्रमा, ये सब हम्म। चीजें हम लोग पहन करके जाते थे। और महाराजा जो हम्म। खिताब देते थे वो भी हम पहन के हम्म। जाते थे। तो अरे इस वाह, तरीके से वो यादें मैं कभी भूल नहीं सकता। और साल बहुत में करीब सुंदर है सर। तीन तीन बार जाते थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर यादें हैं। और अच्छा हुआ कि हमने आपसे ये सवाल पूछा, तो हमें पता चल सका कि किस तरह के वेशभूषा को पहनकर आप राजा के महल में जाते थे। और बहुत बढ़िया है सर। सर, आपके पिताजी और दादाजी की औद्योगिक और तकनीकी पृष्ठभूमि से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है सर? मेरे दादाजी कई सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने ही लगाई और उसके मेन मालिक थे। किंतु इसके साथ साथ उन्होंने समाज को ऊंचा उठाने में अद्वितीय कार्य किए। जी। समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए जी। उन्होंने बहुत प्रयास किए और बहुत उन्हीं से सुंदर। शिक्षा लेकर के हम लोग जी। भी समाज में कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया सर। सेवा के काम मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने बहुत किए। खासकर गरीब बच्चों को हवेली में बुलाकर रखकर उनका खाना पीना, स्कूल का खर्चा सब उठाते थे और कितने ही बच्चों को जी सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताई सर कि परिवार का जो माहौल पड़ता है और उस वजह से किस तरह से अपने जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। सर, आपने निजी सवाल ही है कि हिंदू विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की उस समय की पढ़ाई की सर, तो उस समय जो पढ़ने का माहौल था वो कैसा था सर? लकीली जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सन 1960 में एडमिट हुआ, वहाँ का वातावरण, वहाँ की शांति, वहाँ की हरियाली, वहाँ की सफाई, पूरी यूनिवर्सिटी करीब 60-65 एकड़ में फैली हुई थी। जी। बहुत कॉलेजेस थे और बहुत बच्चे होते हुए भी ऐसा लगता ही नहीं था कि इतनी साफ कोई जगह हो सकती है। ओ। पढ़ाई का स्टैंडर्ड हर ब्रांच में इतना उच्च कोटि का था कि बनारस यूनिवर्सिटी बैंको इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम था। उसमें एम सेन गुप्ता प्रिंसिपल थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो क्लास ले में आते थे तो कई सारे टीचर्स भी उस क्लास को अटेंड करने आ जाते थे। अरे वाह। ऐसा द्वितीय बात किसी ने नहीं सुनी होगी कि टीचर्स भी जी। क्लास अटेंड करने आते हैं। तो जी बहुत सर। ही पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। और जो प्रमाइसेस थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वो तो अद्वितीय थी। सर, महावीर इंटरनेशनल से आपके जुड़ाव, जब आप जुड़े तो उसके पीछे की प्रेरणा क्या रही? और आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, अभियंता क्षेत्र से, जो भी मतलब, तो उसका इसमें कुछ उपयोग या ऐसा कुछ विशेष आपको याद आता है तो हमसे शेयर करें सर। मैं मुख्यतः 3 सेंटर्स में रहा, 4 सेंटर्स में से। सबसे पहले डूंगरपुर में रहा कुछ पीरियड के लिए। फिर मैं बांसवाड़ा में रहा काफी पीरियड के लिए। अच्छा। महतौली में रहा और अच्छा। उदयपुर में मेन सेंटर अभी भी ओके।
इन सेंटर्स में बांसवाड़ा सेंटर की बात बताता हूँ आपको। जी। सन 1995 में हम्म। बांसवाड़ा सेंटर करीब करीब बंद हो चुका था। बहुत पुराना सेंटर है, चल नहीं रहा था। मेरे पास 3 व्यक्ति आए, तीनों बिजनेसमैन थे कि साहब आपने यहाँ पर बांसवाड़ा में माई प्रोजेक्ट पे ज्वाइन किया है, तो आप महावीर इंटरनेशनल को आगे लाएं। मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी और एक मीटिंग मेरे क्लब के हॉल में बुलाई, जिसमें उनको ही कह के मैंने 40 जनों को बुलवाया। उन 40 ने ही एक मत होकर के मुझे अध्यक्ष, मैं सहर्ष अध्यक्ष बन गया। और मैंने पहली मीटिंग के बाद यह यत्न किया कि इसकी सदस्य संख्या डबल की जाए, और मुझे बड़ी यह कहते हुए खुशी है कि मैंने 82 सदस्य कर दिए। 82 सदस्य होने के बाद उनकी मीटिंग्स मेरे यहाँ हॉल में होती थी, और हम बहुत सारे आई कैंप करते थे। गांव-गांव में जाकर के आई कैंप का हमने जिम्मा लिया था, मेन एक्टिविटी थी। महावीर विकलांग समिति उदयपुर के अध्यक्ष और महासचिव जी से मेरी वार्ता हुई, और मैंने बांसवाड़ा में एक विकलांग कैंप लगाने की बात उनसे कही। तो उन्होंने कहा कितने विकलांग आएंगे ये पता करके बता दो, तो उसके बाद लगाते हैं। बांसवाड़ा के कलेक्टर डॉक्टर शेखर मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं उनके पास गया और उनसे ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा मैं एक मीटिंग बुला लेता हूँ, जिसमें बीडीओ, तहसीलदार, एसडीओ, एडीएम और मैं खुद और आपके महावीर इंटरनेशनल के सदस्य। उन्होंने मीटिंग बुलाई और हमने उस मीटिंग में यह तय किया कि हर तहसील के विकलांगों की लिस्ट तहसीलदार बना करके 15 दिन में कलेक्टर साहब को भेजेगा। जी। 15 दिन बाद कलेक्टर ने वापस मीटिंग की, सबकी लिस्ट आ गई और करीब 4000 के करीब विकलांग टोटल लिस्टों के हिसाब से। हमने कैंप कहाँ करना है उसी मीटिंग में तय किया। 7 दिन का एक विकलांग कैंप लगाना हॉस्पिटल में तय किया गया। जी। कलेक्टर साहब ने ये जिम्मा लिया कि मैं सब विकलांगों को गांवों से बांसवाड़ा बुलवाने का जिम्मा लेता हूँ। बहुत बढ़िया। हमने बड़ी खुशी खुशी उस कैंप के लिए राज लोढ़ा साहब को टेलीफोन पे बताया कि 7 दिन का हम कैंप लगा रहे हैं, उनको आना है। उन्होंने एग्री किया। वो एक ट्रक भर के सामान लाए, जिसमें 60 तो व्हील चेयर ही। डॉक्टर बहुत के.बी. शानदार। शर्मा साथ में जी। आए, टेक्नीशियंस साथ में आए, और हमने 7 दिन का कैंप लगाया। टेंट्स लगाए, धर्मशालाएं ली, और सारे कलेक्टर साहब ने सारे इंजाम को बड़ा सराहा। और कलेक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जितने बिजनेसमैन उनके निगाह में थे, उनसे एक एक टाइम का खाना पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के लिए तय करवा दिया। 15 खाने उन्होंने तय करवाए। 7 दिन में वो खाने अरेंज किए गए, और 7 दिन बहुत चहल पहल रही। ऐसा प्रोजेक्ट हमने कभी देखा नहीं, और उसके बाद भी आज बहुत दिन तक ऐसा। ये एक शानदार बहुत प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जी, जिसको बिल्कुल बताते हुए बिल्कुल सर। मुझे बड़ा गर्व है। बिल्कुल सर, 100%। और जितने भी हमारी ऑडियंस सुन रही है उन्हें भी बहुत गर्व महसूस होगा कि इस तरह के कार्य हमारे महावीर इंटरनेशनल करते हुए आज 50वें साल की तरफ बढ़ रहा है। और आप जैसे लोगों ने इतना काम किया है, तब हम आगे आने वाले लोग प्रेरित होकर आज उदयपुर का सही में जो सेंटर सारे काम कर रहे हैं। हम गौतम जी सर को सुनते हैं, सुनील जी सर को, तो देखते हैं कि सच में बहुत अच्छा उदयपुर सेंटर्स काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है सर ये कि आप नेतृत्व में आगे आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने भी उसको बरकरार रखा, उस चीज को। सर मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, आ रही।
जी। सर, एक और आपके निजी क्षेत्र से ही प्रश्न है, कितने वरिष्ठ अभियंताओं को पीछे छोड़कर आपने मुख्य अभियंता पद को प्राप्त किया, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच और दृष्टिकोण रहा होगा सर? असिस्टेंट इंजीनियर के पद के बाद जो भी प्रमोशन डिपार्टमेंट में होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के द्वारा होते हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी पिछले 7 साल का आपका रिकॉर्ड देखती है। बहुत उसके बढ़िया। अनुसार मेरा रिकॉर्ड लकीली अच्छा था, तो मेरे को 29 अभियंता जो मेरे से सीनियर थे उनसे ऊपर मैं आ गया। ओके। इसका मुख्य कारण मेरा ध्येय वर्क इज वर्शिप वाओ, बहुत बढ़िया सर। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स करने से कार्य की गति बढ़ती है, बहुत बढ़िया सर। कार्य सुचारू बहुत रूप बढ़िया। से होता है। जी तो सर। ये ध्येय हमने रखा और उसी के का फल मुझे प्राप्त हुआ। इसमें एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा जी कि जरूर सर। 1977 से 1980 तक चित्तौड़गढ़ में मैं एक असिस्टेंट इंजीनियर था। वहाँ मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर पीएस सिरोही थे। जी। पीएस सिरोही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चित्तौड़ में रहे और वहीं से मेरा प्रमोशन हो गया एग्जीक्यूटिव। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पे मेरी पोस्टिंग हो गई। जी। उसके बाद 12 साल बाद मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट पे प्रमोट हो गया, पर वो पीएस सिरोही साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही रहे और मैं उनसे ऊपर निकल गया। जो मेरे बॉस थे, मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बना और मेरी पोस्टिंग भीलवाड़ा हुई। भीलवाड़ा में मैं ज्वाइन करने गया तो नीचे मेन गेट पे पीएस सिरोही साहब खड़े थे। मैंने झुक करके उनके पाँव के हाथ लगाए क्योंकि मेरे बॉस रहे हुए। मेरे को गले लगा लिया और कहा, मैं आपका टेक्निकल असिस्टेंट हूँ। बहुत बढ़िया। वो मेरे टेक्निकल असिस्टेंट बन गए, मैं उनका बॉस हो गया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी तो महसूस हुई, पर मैंने उनको ये अर्ज किया कि साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे चैम्बर में कभी नहीं आएंगे, मैं उठ के आपके चैम्बर में आऊंगा जब भी कोई काम। और ये मैंने फॉलो। बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है सर। सर, जैसे जल प्रबंधन पर, अपने जल संरक्षण पर शायद आपने बहुत पुस्तकें भी लिखी है, तो ये जो मतलब उदयपुर क्षेत्र विकास योजना के बारे में आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं सर? आपने जल प्रबंधन पर कई पुस्तकें और योजनाएं तैयार की थी, तो उस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। एक्चुअली उदयपुर जिस एल्टीट्यूड पे है उसमें किसी नदी का डायरेक्टली पानी आना संभव नहीं है। उदयपुर काफी हाई एल्टीट्यूड पे है। जी। तो हमने सन 1970 में मेरी पोस्टिंग हुई थी उदयपुर में जी। ईडी प्रोजेक्ट पे। आपका एक देवास प्रोजेक्ट साबरमती नदी पे प्रपोजल चल रहा था, वो कार्य भी मुझे दिया गया। मैंने सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करवा के और किस तरीके से पानी साबरमती नदी का उदयपुर लाया जा सकता है, इसके नक्शे बने। सन 1970-71 की बात। बहुत बढ़िया। के उन नक्शों को देख करके मैंने, जब चीफ मिनिस्टर साहब सुखाड़िया साहब थे, उदयपुर के ही रहने वाले थे, वो उदयपुर पधारे, तो मैंने उनको अर्ज किया कि साहब, उदयपुर में इस तरीके से पानी लाया जा सकता है, बहुत बढ़िया। साबरमती नदी और उसकी खूबसूरती। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप
इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाओ और इस प्रोजेक्ट को मैं सैंक्शन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। ये चलता रहा पर कोई प्रोजेक्ट आया नहीं। जी सन 2000 में रिटायरमेंट के बाद मैंने एक पुस्तक लिखी, उदयपुर वाटर जी। सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द जी। पॉपुलेशन ऑफ 2041, 2003 में लिखी। उस किताब में मैंने उदयपुर में किस तरीके से पानी लाया जा सकता है उसको 4 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट मैंने बिल्कुल सर। पिछले 2 सेंसस में इंक्रीज इन पॉपुलेशन की परसेंटेज निकाली। उसके बाद आगे बढ़ करके 2041 में उदयपुर शहर की और उदयपुर की हर तहसील की क्या पॉपुलेशन होगी ये वर्कआउट की। उस पॉपुलेशन के लिए कितना पानी पीने के लिए चाहिए, कितना पानी सिंचाई के लिए चाहिए और कितना पानी उद्योगों के लिए चाहिए, ये निकाल के इन 4 फेजेस में मैंने प्रोग्राम बनाया विद एस्टिमेट, ड्राइंग्स एंड डिजाइन्स। मैंने एक बुक लिखी और उसके अनुसार मैंने देवास 2-3 प्रोजेक्ट जो साबरमती पे बन करके उदयपुर में बाई ग्रेविटी पानी टनल के थ्रू आ सकता था, वो प्रोजेक्ट सरकार को पेश किया। इस किताब की 200 कॉपियां निकली। 200 कॉपियों में से करीब 70 कॉपियां राज्य सरकार के वेरियस डिपार्टमेंट्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को जा के मैंने दी। उन्होंने अपने मुख्य अभियंताओं को बुला करके उस किताब को फॉलो करने के लिए मुझे आश्वासन दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो किताब की वैल्यू इतनी बड़ी कि देवास सेकंड प्रोजेक्ट 379 करोड़ का सैंक्शन हुआ, वो बन गया और उदयपुर की झीलों में टनल के द्वारा बाई ग्रेविटी पानी आ गया। बहुत बधाई सर। देवास 3-4 1600 करोड़ का पिछले साल सैंक्शन हुआ है, वो मेरी किताब से ही हुआ है और वो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है और अभी चालू होने वाला है। तो ये पहला फेज मेरा कंप्लीट हो जाएगा और उदयपुर में अभी भी पानी डाइवर्ट किया है 15 दिन पहले। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा है और चल रहा है। जी बहुत बधाई सर आपको इस बात के लिए। और एक सवाल आपसे ऐसा रहेगा कि सर आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप जल संरक्षण और उसके प्रबंधन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज काफी लोग आपको सुन रहे हैं। मैं कई सारे पैम्फलेट इस बारे में, जल संरक्षण के बारे में बनाता रहता हूँ। एक मैं लाया भी हूँ, वो है बचाइए बूंद बूंद पानी। जी बहुत बढ़िया है सर, बचाइए बूंद बूंद पानी विद फोटोग्राफ कहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी बचा सकते हैं। अगर वो बचाएंगे तो जनमानस ये सोचेगा कि मैं भी बचाऊं तो कितना पानी बच जाएगा। तो इस बारे में मैंने फ्लश करने के सिस्टम, सुबह पेस्ट करते हैं उसमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए उसके बारे में, शेव करते हैं नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए उसके बारे में, नहाते हैं तो बाल्टी से नहाना चाहिए, कार धोते हैं तो उसमें कार धोने के लिए बाल्टी भर के पानी ले जाओ, बाल्टी भर वो पाइप से धोनी चाहिए। ऐसी कई चीजें, लॉन में पानी देते हैं तो आवश्यकता अनुसार ही दो, ज्यादा पानी फ्लडिंग मत करो। ये सब चीजें का मैंने विद फोटोग्राफ बना के वेरियस स्कूल्स में जा करके ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और बच्चों को ये शिक्षा दी कि आप पानी बचाइए, पानी बचाने से ही हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया सर। ये भी कंटिन्यूअसली विज्ञान समिति, जैन इंजीनियर सोसाइटी आदि से सहयोग लेकर के ये बुक, ये पैम्फलेट में और छपवाता रहता हूँ और फिर जा के स्कूल्स में जाते हैं। जी सर। सर एक सवाल और आपसे निजी ही है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत युवा वर्ग जुड़ा है, तो सर बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि 83 वर्ष की उम्र की है,
तो भी आप इतने सक्रिय हैं। तो आज के युवाओं को आप इसके बारे में क्या सीख दे सकते हैं कि जैसे अभी हसीमल साहब सर ने भी कहा था कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि तबीयत कैसी है, तो ये नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को देख के ही हम इंस्पायर होते हैं कि आप में इतनी एनर्जी है। तो किस तरह से आप इसको मतलब देखते हैं ताकि युवा भी आपसे प्रेरित हो सके? आपके परिचय में भी था कि सर इस उम्र में भी आप फतेह सागर घूमने जाते हैं। जी 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 मैं इस बारे में सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ वो आज के युवाओं के लिए है कि आज का युवा वर्ग रात को लेट तक बाहर जागता घूमता है। रहता है, अब तो बाहर में। मार्केट में घूमता है, जी अच्छे स्पॉट्स पे जाता है, कई दोस्त मिलकर बातें करते हैं, कॉफी पीते हैं, बैठे रहते हैं, 12 बजे घर आते हैं, फिर 1-1:30 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। यह बुढ़ापे में हेल्थ मेंटेन इससे नहीं होगा। आपको बहुत जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। उठना चाहिए, बिल्कुल ये सर। सबसे बड़ी बात है जिसको अगर युवा वर्ग फॉलो करे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि वो जी सर। जहाँ भी जाते हैं वहाँ रात को 12 बजे 1 बजे तक दोस्तों के साथ गपशप हाँ करते सर, हैं। बिल्कुल ये मालूम बिल्कुल नहीं सर। कि जब हमारी उम्र में आएंगे तब ये बहुत दुखदाई होगा। बहुत सही ये बात है एक सर। पॉइंट 1 तो ये है और पॉइंट जी 2 है कि जब लेट उठोगे तो मॉर्निंग वॉक होगी नहीं, योग क्रियाएं जी कर नहीं पाओगे, एक्सरसाइजेस जी कर नहीं पाओगे, तो फिर ये सब चीजें तो अति आवश्यक है। तो मेरा जी तो सर। युवा वर्ग से यही निवेदन है कि वो इसमें सोचे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू। वाह, क्या बात है सर। स्कूल में शुरुआत जब करते हैं पढ़ने की तो सबसे पहले ये 2 पंक्तियां हमें सिखाई जाती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। लेकिन अब तो हम युवा पीढ़ी भी, हमसे छोटी वाली पीढ़ी भी और हम भी शायद ये चीज भूल ही गए हैं कि अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज। बहुत कम शब्दों में आपने इतनी सुंदर बात हमको समझाई है सर। क्योंकि हमारे समय की एक सीमा है, आपसे बातचीत के बाद मुझे बीएल सर से भी बात करनी है, तो कुछ एक प्रश्न और आपसे हैं। एक ये है सर, उदयपुर शहर के विकास के लिए, जैसे कि आप उदयपुर से इतने अटैच्ड हैं, उदयपुर के मतलब पानी लाने के लिए आपने इतना सब मतलब किया है, तो अभी और ऐसा क्या है उदयपुर के विकास के लिए जो आपके पास सुझाव है? और महावीर इंटरनेशनल से जो अभी जितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जैसे आप भी फॉर्मर आईवीपी रह चुके हैं, तो उन्हें भी आप क्या मतलब दे सकते हैं कि वो उदयपुर के विकास के लिए वैसा कुछ काम करें? देखिए, मैं कई सारी चीजें बनाता रहता हूँ। जी। रिसेंटली मैंने एक पॉकेट पार्किंग का प्रपोजल बनाया। पॉकेट पॉकेट पार्किंग ओ जी। पार्किंग एक्चुअली हाँ हाँ में सर। हर सिटी में इतनी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हो गए हैं और जी पार्किंग बिल्कुल। की जगह नहीं है, मार्केट्स में नहीं है। नहीं है, ऑफिसेज के पास में नहीं है, जी। इंडस्ट्रियल एरियाज के पास नहीं है और टूरिस्ट सेंटर के पास नहीं है। हम्म। उदयपुर में बहुत टूरिस्ट आते हैं, हर महीने जी। 1 लाख से 1.5 लाख टूरिस्ट आते हैं हर महीने। हम्म। तो इन टूरिस्ट के लिए पार्किंग करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैंने एक पॉकेट पार्किंग का प्रपोजल बनाया और कलेक्टर साहब ओ को भेजा और मिनिस्टर साहब को भी दिया। 44 जगह पे इन टूरिस्ट सेंटर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स को इनके पास में किस तरीके से पॉकेट पार्किंग एरियाज सेलेक्ट किए जावें और सेलेक्ट करके उनमें किस तरीके से पॉकेट पार्किंग का फ्लोरिंग, दीवारें, ये सब बनाई जावे। वहाँ पे एक आरओ भी लगाया जावे पानी पीने के लिए नल लगा करके। तो ये सारा प्रपोजल बना करके मैंने दिया है और ये मैं सबसे आवश्यक समझता हूँ कि पार्किंग की समस्या का हल इस पॉकेट पार्किंग से हो सकता है। ऐसी 44 बहुत बढ़िया प्लेसेस सर, पे एकदम मैंने यूनिक पॉकेट पार्किंग
यूनिक सोच है सर, यूनिक है। और हाँ सही में मतलब देश के जो कुछ एक काम है उनमें ये भी है कि पार्किंग की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो। बहुत बढ़िया सर। सर एक आखिरी प्रश्न आपसे मेरा ये है, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है और मुझे बीएल सर को जी भी अपने साथ जी। जोड़ना है। तो सर एक प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा क्षण है आज तक के आपके जीवन का जो सबसे प्रेरणादायक अनुभव रहा हो? देखिए, मैं महावीर इंटरनेशनल में 4 साल तक इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहा। वाइस 2 प्रेसिडेंट है साल तो जी सर। धीरज जी कोठारी थे तब, और 2 जी साल शांतिलाल जी कवाड़ थे। जी। धीरज जी कोठारी के बाद एक्चुअली मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ था, और शांतिलाल जी कवाड़ साहब भी खड़े हुए। हम्म। हमने अपना अपना जोर लगाया, काफी सेंटर्स को विजिट भी किया। हम्म। उसके बाद में मेरे पास शांतिलाल जी कवाड़ साहब का टेलीफोन आया, जी खुद का टेलीफोन आया, और जी आधे पौन घंटे तक वो बोलते रहे। जी। फिर उन्होंने कहा कि आप सोच लें कि आप खड़े रहें या मैं खड़ा। मैंने कहा कल अच्छा। बात करते हैं। जी जी। दूसरे दिन वापस मैंने उनसे बात की, वापस वो आधा घंटा बोलते रहे। मैं बड़ा कन्विंस हुआ उनकी बातों से। मैंने कहा बहुत कवाड़ बढ़िया साहब, या तो आप खड़े रहें या मैं खड़ा रहूं, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। सही। आपके विचार सुन के मैं ये फील करता हूं कि आप खड़े होंगे तो संस्था के हित में होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ी बात है ये सोचना। और मैंने जी उनको विड्रॉल का आश्वासन दिया। इस इवेंट के बाद जी। वो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने। उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया मोबाइल पे कि आप वापस वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। मैंने कहा ये संभव नहीं। वो नहीं माने, और 3-4 एक्स इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से और फोन करना, तो मेरे को बनना पड़ा। तो एक इंसिडेंट में लास्ट कह देता हूँ। जी उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि जी। बांसवाड़ा में एक घाटोल जगह, घाटोल सेंटर ने 45,000 पेड़ लगाए हैं और उनका रिम्बर्समेंट मांग। मेरे ख्याल से उस वक्त 20 रुपया प्रति पेड़ अपेक्स से रिम्बर्स होता है। हाँ तो मैंने उनको कहा कि लगाए तो हैं साहब। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूँगा, सेटिस्फाई होना चाहूँगा कि ये पेड़ लगे भी हैं, फिर रिम्बर्स करो। मैंने कहा आप उदयपुर आ जाए, अपन चलेंगे। वो उदयपुर पधार गए। मैं और हमारे जोन चेयरमैन डॉक्टर LL धाकर, तीनों जने एक इनोवा कार में बांसवाड़ा गए। वहाँ से प्रेसिडेंट को लिया, वहाँ से घाटोल गए, और घाटोल जाके घाटोल के प्रेसिडेंट से मिले, मणिलाल जी कोठारी। उनसे मिले। उन्होंने मीटिंग रख रखी थी एरो डैम पे, वहाँ पे मीटिंग की। वहाँ से खाना खा के अब हमने कहा भाई पेड़ हमें चेक करना। उन्होंने कहा चलो साहब। वो उस पहाड़ी पे ले गए जहाँ पेड़ लगाए। लकीली उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए हमारे जोन चेयरमैन तो तैयार नहीं हुए, पर शांतिलाल जी कवाड़ मेरे से भी आगे आधी पहाड़ी चढ़ गए। बहुत ये मैं बढ़िया इसलिए सर, बता अच्छा रहा हूँ एक्सीडेंट कि है। कितनी एनर्जी थी उनमें। बिल्कुल सर। ऊपर गए, सर मैं आज भी एनर्जी है सर उतनी। ऊपर गए तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आए। पेड़ ही पेड़ की नजर तो है उन्होंने जी कहा सर। इनको गिने कैसे 45,000? मैंने कहा 45,000 है नहीं, 43,000 है। मैंने 100 फीट बाई 100 फीट में 4 खूंटियां लगवा दी, और उन खूंटियों अच्छा में पेड़ गिन लिए अंदर के। मैंने कहा जी। 10,000 फीट में इतने पेड़ हैं, तो इतने स्क्वायर फीट में इतने पेड़ होंगे, इतने पेड़ इतने हेक्टेयर हैं जी जमीन में सर। लगा। तो वो 40,000 से ज़्यादा आए, तो ही वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड एंड ही रिम्बर्स 8,30,000 रुपया उन्होंने रिम्बर्स कर दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट भी हमारे एरिया में 43,000 आपके यहाँ पेड़ पे सर, एक बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात कर कर सच में बहुत अच्छा लगा। और अब आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, हम तब तक बीएल सर से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी।
स्वागत है सर आपका। दर्शकों से मैं आपका परिचय करवा देती हूँ कि किसी भी राष्ट्र की असली पूंजी उसके ऐसे नागरिक होते हैं जो अपने ज्ञान, कर्म और सेवा से समाज को दिशा देते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसा ही व्यक्तित्व उपस्थित है जिनका जीवन संघर्ष नहीं, संकल्पों की कहानी है, जिनकी यात्रा एक साधारण विद्यार्थी से एक असाधारण प्रशासक और समाज सेवी तक फैली है। मैं बात कर रही हूँ वीर बसंती लाल खमेसरा जी की। उदयपुर की पावन धरती पर जन्मे श्री खमेसरा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा स्कूल के दिनों में ही मनवाया। जीवन ने जब कोटा की ओर रुख मोड़ा तो उन्होंने उसे अवसर बना लिया और हमेशा मेरिट में रहकर आगे बढ़ते गए। 19 इंजीनियरिंग कॉलेज से BE की डिग्री प्राप्त कर पश्चात CTAE में जूनियर लेक्चरर के रूप में सेवा प्रारंभ की, लेकिन प्रतिभा सीमाओं में नहीं बंद थी और यही कारण रहा कि महज 1 वर्ष में ही RSEB में मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, खमेसरा साहब सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है सर, लेकिन मेरी पिक्चर नहीं आ रही है। नहीं नहीं आ रही है, आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है सर, पिक्चर दिख रही है। आप स्क्रीन पे तो नहीं आ रही है सर। नहीं नहीं, आपको नहीं दिख रही है, हमें दिख रही है, बिल्कुल सही है सर। सही है। आप बिल्कुल बिल्कुल मैं सर। इनके मोबाइल पे आ गया हूँ वैसे चतुर साहब के, अगर आपको आ रही है तब नहीं, तो ठीक है। मेरे लेकिन स्क्रीन पे मेरे यहाँ नहीं दिख बिल्कुल रही है। सर, बिल्कुल हम बातचीत चालू रखेंगे सर। शिल्पा जी के यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू आया है तो हम बातचीत चालू रखेंगे। तो बताइए सर, आप कुछ बता रहे थे। नहीं, मेरी तो बात ही नहीं स्टार्ट ही नहीं हुई है। अच्छा अच्छा सर, तो सर थोड़ी अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताएं कि आपने जो मुकाम हासिल किया, निश्चित ही आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी कहीं ना कहीं आपको ये गुण विरासत में मिले होंगे। तो हम और हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही सर। आपका सर वो चतुर साहब वाली लिंक पे ले लें आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को इधर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपको? नहीं, मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं? आ रही है, मेरे को आ रही है। तो सर पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं सर हमें। मैं उदयपुर का निवासी हूँ और जी सर। मेरी ज़्यादातर समय उदयपुर में ही बीता है। मेरे पिताजी और यहीं उदयपुर में ही माइनिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। मैं मेरी जिंदगी के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज की तारीख में अगर आप देखें तो सुसाइड बहुत ज़्यादा होते हैं जब कोई भी बच्चा फेल हो जाता है या कोई भी कारण रहता है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। यही वाकया उस समय मेरे पिताजी ने कैसे हैंडल किया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूर सर, जानना चाहेंगे सर। मैं सिर्फ 14 वर्ष का था और मेरा हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आया। उसमें मैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में फेल हो गया और बाकी सब सब्जेक्ट्स में पास था। तो मेरे पिताजी ने
मेरे सारे रिश्तेदारों को जो वहाँ पर थे स्थानांतरित होके ट्रांसफर होके कोटा गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ रिश्तेदारों को और उनका ऑफिशियल्स को बुलाया और खाना रखा, और साथ साथ खाना रखने के बाद उन्होंने सबको कहा कि मेरा बच्चा फेल हो गया है क्या बात है सिर्फ सर। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में। तो सबके सामने मेरे को कहा उन्होंने कि इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, ये हमारे आगे की उन्नति के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। उन्होंने इस तरह मुझे मॉरल सपोर्ट दिया और एनकरेज किया कि तुम अगली बार इससे ज़्यादा बेहतर करो, जिससे कि तुम्हारी स्थिति और अच्छी हो जाए और तुम अच्छे नंबरों से पास हो। इस चीज़ को मेरे को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे प्राउड पेरेंट्स ने मेरी फेल्योर के बारे में इतना सोचा, और जब मेरी सक्सेस होगी तो मेरी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल सर। ये एक बहुत ही बड़ा वाकया था जो आज के लिए जिस तरह से बच्चों को नकारात्मक तरीके से देखा बिल्कुल जाता सर। है, उससे बेहतर है कि उनको सकारात्मक लेकर असफलता से सीखने की प्रक्रिया को हमें अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं इसको कंटिन्यूएशन में बताना चाहूँगा कि मैं जैसे फेल हुआ उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया था। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कोटा में मैं चला गया था। वहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका था उसकी वजह से मेरी उन्नति प्रगति जो भी समझ लें आप, वो हुई। वहाँ पर उनका तरीका ये था कि हर महीने टेस्ट होते थे और हर टेस्ट के अंदर डिफरेंट कलर के कार्ड्स दिए जाते थे। उन डिफरेंट कलर के कार्ड से हमें कंपटीशन की भावना पैदा होती थी। कभी नीले रंग का कार्ड मिल रहा है, कभी लाल रंग का मिल रहा है, कभी ग्रीन कलर मिल रहा है। तो हमें एक मतलब कंपटीशन होता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबरों वाले कार्ड मिले। यही मेरी जीवन का एक सबसे बड़ा ध्येय रहा, और इस कंपटीशन की भावना ने ही मुझे उत्तरोत्तर सफलता की ओर अग्रसर किया। और यही कारण रहा कि मैंने मेरी ज़िंदगी में आगे हमेशा मेरिटोरियस रहकर ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, चाहे वो सर्विस क्लास हो, चाहे इस एजुकेशन का पीरियड हो, हर जगह मैं मेरिट के अंदर ही रहा। ये सिर्फ मेरी माता पिता और शिक्षकों की प्रेरणा ही थी जिसकी वजह से मैंने ऐसा ही किया, और यही चीज़ मैंने अपने बच्चों पर भी लागू की। मेरी 3 पुत्रियां हैं और तीनों पुत्रियां MBA कर रखी है उन्होंने, और अभी वर्तमान में तीनों अपने उनके प्राइवेट बिजनेस जो उनके खुद के बिजनेस हैं उसमें संलग्न हैं। और अभी रिसेंटली मेरे सभी बच्चे वैसे तो बहुत ही मेरिटोरियस है, लेकिन रिसेंटली मेरा जो दोहिता है उसने ICSE 10th क्लास में नेशनल टॉपर बना है। क्या बात सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है सर। और सर आपके पेरेंट्स के एक, हाँ जी सर, हाँ जी सर, इसके साथ साथ ही जैसे ही मैंने अपना एजुकेशन पीरियड 21 साल में समाप्त किया तो मेरे को जूनियर लेक्चरर का पद मिला। मैं सिर्फ उस समय 22 वर्ष का था और मेरी क्लास में स्टूडेंट्स थे 18 से लेके 20 साल तक के। ऐसी स्थिति में जब क्लास में मैं पढ़ाने गया तो नेचुरली बच्चों का रिएक्शन ये था कि ये बच्चा हमें क्या पढ़ाएगा। ये स्थिति बनती है वास्तव में। बिल्कुल बिल्कुल बनती है सर। जो मैंने स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी और जो इस कॉलेज में मैंने देखा कि हमारे सामने जो बैठे हुए हैं उनको ये मानो कि वो ज़्यादा जानकार नहीं है, आप उनसे ज़्यादा जानते हो। और इसी सोच के साथ मैंने उन बच्चों को पढ़ाना चालू किया और कहीं भी लड़खड़ाया नहीं और मैंने उनको टीचिंग दी। इसके बाद ये मेरा पीरियड बहुत थोड़ा सा पीरियड रहा था। उसके बाद मैं AN से RSEB राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया, और क्योंकि वो मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट था तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। और मेरी ये कहना चाहिए कि मेरी मेरिटोरियस नेचर की वजह से ही हर समय मुझे मेरिट पे प्रमोशन मिले, और मेरिट के प्रमोशन के साथ साथ मैं एज ए चीफ इंजीनियर करीब मैं 8 साल तक मैंने एज ए चीफ इंजीनियर सेवाएं दी। और चीफ इंजीनियर बनने के बाद जैसे ही मेरा रिटायरमेंट का पीरियड आया उसके 17 दिन पहले मेरी बर्थडे थी,
उस समय चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मेरे पास टेलीफोन आया कि सीएम साहब आपको याद कर रहे हैं, आप इमीडिएटली, तो ये सवेरे 10 बजे की कॉल है और शाम को 5:30 बजे मीटिंग उन्होंने रखी। मैं 450 किलोमीटर दूरी पर था। मैंने मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की, उन्होंने कहा गाड़ी लेके चले जाओ, और सीएम ने बुलाया तो हम कोई मना नहीं कर सकते। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मेरे एरिया में लेके जाऊँ, और मुझे अभी इनिशियली मैं एज ए डायरेक्टर तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हें एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर में वहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा। और विद इन 3 मंथ्स उन्होंने मेरे को जोधपुर विद्युत वितरण निगम का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। ये सर्विस मेरे को हर साल एक्सटेंशन मिलता रहा, और 3 साल तक कंटिन्यूस में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ मैंने सेवाएं दी। उसके बाद मैं ग्रुप डायरेक्टर बना यहाँ गीतांजलि ग्रुप में, और एससीएल में भी मैं कंसल्टेंट रहा हूँ। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरी स्वयं की पृष्ठभूमि है, और मेरी उत्तरोत्तर प्रगति रही है। लेकिन मैं अब महावीर इंटरनेशनल के लिए, अगर आप चाहें तो मैं महावीर इंटरनेशनल के बारे में बात करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अभी राजेंद्र चतुर साहब से आप सुन रहे थे। बिल्कुल सर। राजेंद्र चतुर साहब ने ये जब अध्यक्ष थे 2006 में, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम लेके महावीर इंटरनेशनल, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम महावीर इंटरनेशनल ज्वाइन करो। तो मैंने उनका आग्रह को टाला, लेकिन मैं अपने आप को अहोभाग्य मानता हूँ मेरे कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा जहाँ हर सदस्य तन मन धन से सेवा कार्यों में जुड़ा हुआ है, जिसकी विजन महावीर इंटरनेशनल की और मिशन जो है सेवा ही सेवा है, प्लस महावीर इंटरनेशनल का जो ध्येय वाक्य है सबकी सेवा सबको प्यार, उसको सब हम लोग अंगीकार करते हैं और उसी अनुरूप हम कार्य करते हैं। और यही नतीजा रहा कि मैं जब देखता हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने जो हमारे जो फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, मैं उनके विजन को अगर याद करूँ तो आप सोच सकते हैं कि मैं उनका विजन क्या रहा होगा जो इन्होंने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की। और उसके बाद आज वर्तमान अध्यक्ष अनिल जैन साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष राज लोढ़ा साहब, आरएस बापना साहब, विजय सिंह जी बापना, शांति कुमार जी जैन, ऐसे कर्मठ हमारे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने हमारी इस संस्था को इतना उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस संस्था से जुड़ा, अपनी सेवाएं दी। और जब मैं 2016 में 2014 से 16 तक मैं, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका था और मैंने भी रिटायरमेंट की तरह कार्य करना चालू कर दिया, तो 2014 में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर बना। और 2016 में राज लोढ़ा साहब और गणेश डागरिया जी मेरे घर आए कि अगली बार आपको चेयरमैन बनना है। तो मैंने उनको कहा कि साहब मैं इलेक्शन लड़के चेयरमैन नहीं बनना चाहूँगा, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, इसलिए अगर यूनानिमस हो सके तो मेरी स्वीकृति है, अन्यथा मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। उन्होंने जो दूसरे साथी हमारे खड़े हुए थे उनको समझाया, सारे मेंबर्स उनके पास गए और उन्होंने एज ए चेयरमैन मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हमारी उदयपुर केंद्र में 2 साल, एक टर्म से ज़्यादा कोई भी चेयरमैन नहीं रह सकता। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि क्योंकि एपेक्स के कार्यकाल और हमारे कार्यकाल को दोनों को साथ में जोड़ा गया, तो मुझे 2 टर्म तक कार्य करने का मौका मिला। और दोनों टर्म के अंदर मैं एज ए बेस्ट चेयरमैन, बेस्ट सेंटर का अवार्ड लिया है मैंने। पहले सत्र में हमें 10 अवार्ड मिले, अगले सत्र में हमें 11 अवार्ड मिले। उदयपुर सेंटर की कहानी अलग ही है, जहां हर कार्य किया जाता है। बिल्कुल, अगर आप कंटिन्यूएशन में ही बोलवाना चाहते हैं, मैं कंटिन्यूएशन में बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए सर। मैं ये चाहूँगा कि मैं किस तरह से प्रोजेक्ट किए जाते हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट करने चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ हम प्रोजेक्ट छोटे छोटे सोचते हैं, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल अलग थी
तो मैंने सबसे पहले सबसे पहले तो नहीं कहना चाहिए, मैं बीच का एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। मैंने एक हार्ट कैंप आयोजित किया। हार्ट कैंप आयोजित करने के लिए हमने अहमदाबाद से 15 डॉक्टर्स की टीम बुलाई, उनके साथ मेडिसिन्स भी ली, ईसीजी मशीन्स भी उसके साथ कंबाइंड की, और इको भी सिस्टम, इको जो अपने टेस्टिंग मशीन होती है वो सोनोग्राफी की तरह, वो भी हमने यहाँ लगवाई। 2 दिन तक ये कैंप चला। उसके लिए हमने पूरे शहर के अंदर और होर्डिंग्स लगाए गए। होर्डिंग्स लगाने के बाद पेपर पब्लिसिटी की गई, पैम्पलेट बांटे गए। उसका नतीजा यह रहा कि 744 मतलब अपने मरीज उस समय उन्होंने अपनी उपस्थिति दी और उन्होंने अपनी टेस्टिंग करवाई। क्या बात है सर, उस बहुत बढ़िया। टेस्टिंग का रिजल्ट ये रहा कि हमारे उस समय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत थे। उन्होंने कहा यार मैं भी आता हूँ, मेरा भी टेस्ट करवाता हूँ। टेस्ट करवाया, उनका ईसीजी हुआ, इको हुआ। इको होने के बाद उनको कहा गया कि साहब आपको तो इमीडिएटली आपका बाईपास करने की आवश्यकता है। और उन्होंने उसी समय अगले दिन ही दूसरी जगह जाकर बाईपास करवाया। इसी तरह हमारे एक सदस्य का भी रहा, उन्होंने भी ये किया। और जो 744 पेशेंट्स आए थे, उन 744 पेशेंट्स को 15 डॉक्टर्स की टीम ने पूरा अच्छी तरह से चेकअप किया, और उनको साथ साथ मेडिसिन्स भी हमने फ्री सप्लाई की। क्या बात है। ये मेडिसिन जो फ्री की थी वो करीब 1.5 लाख रुपए की उस समय मेडिसिन फ्री दी गई। प्लस इको टेस्ट हुआ था करीब 170 के आसपास। 170 इको टेस्ट हुए थे, 450 ईसीजी हुई थी। इतना वृहद कैंप लगाया गया। उसके साथ साथ रात को टाइम कैसे हार्ट को सही रखा जा सकता है उसके ऊपर चर्चा भी करवाई। और इस कैंप के साथ साथ हमने कम से कम 3 लाख रुपए हमारे सेंटर के लिए हमने बचाए, और जिससे हम अन्य सेवा गतिविधियों को कर पाए। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो मैंने लिया वो था, हम क्योंकि प्राणी मात्र की सेवा की बात करते हैं, हम सिर्फ मानव की सेवा की बात नहीं करते, तो मैंने करीब गाँव में आसपास के जो उदयपुर शहर के आसपास के जो गांव हैं, 44 गांव सेंटर्स के ऊपर हमने 44 दिन तक अलग अलग दिनों में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बछड़े, ऊंट, घोड़े, इन सब का उपचार किया। और करीब करीब 7 लाख रुपए की राशि हमने उनके वैक्सीनेशन किए, जिनकी जो प्रॉब्लम थी उसका निवारण किया, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उन मवेशियों को जितना फ़ायदा हो सकता है वो पहुंचाने की कोशिश की। उसके लिए हमने प्राइवेट डॉक्टर्स हायर किए, और हर जगह तो लोग बाग, जब हम गांव में जाते थे तो लोग कहते थे कि ऐसी सेवाएं तो हमने आज तक नहीं देखी। हमारे यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी आती है और घटिया दवाएं देके चली जाती है, उससे हमारे इनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आगे से आगे हमें कैंप लगाने के लिए इसका फ़ायदा मिलता है। हमारे यहाँ, मैं तीसरे प्रोजेक्ट की बात करना चाहूँगा। जी सर। तीसरे प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर चाइल्ड वार्ड में हम रेगुलर सेवाएं देते हैं। हमारा कोई न कोई मेंबर हर समय वहाँ जाएगा, और उसमें हम क्या करते हैं कि वहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है और जिनको ज़रूरत होती है, और जो डिलीवरी के समय की आवश्यकता होती है, और डिलीवरी हो गई है और चाइल्ड वार्ड में आई है, तो उसको हम थाली, कटोरी, पेटीकोट, बेबी किट और मदर मिल्क बैंक तक की सुविधा हम यहाँ प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमने यहाँ एक KMC बैग, कंगारू मदर केयर बैग, जो जिन बच्चों को फीडिंग करने के लिए दिक्कत होती है, तो हमने एक कंगारू मदर केयर बैग का भी कंसेप्ट हमने यहाँ पर चालू किया। और उस कंगारू मदर केयर बैग का आज भी वो प्रचलन में आ रहा है। बेबी किट के साथ हम ये चीज़ें भी वहाँ वितरित कर रहे हैं। तो सेवा के प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ, चाहे ग्रीन एंड क्लीन इंडिया की बात करें, हेल्प इन एजुकेशन की बात करें। मैं एक वाकया और सुनाना चाहूँगा आपको, जो मेरे अभी तक मेरे दिल को टच करता है। वो है, मैं गया था उदयपुर के पास एक ट्राइबल एरिया है जाड़ोल। वहाँ पर मेरे को किसी ने रिपोर्ट दी कि साहब
यहाँ के बच्चे नंगे घूमते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है उनके पास, पहनने के लिए जूते नहीं हैं, कुछ बच्चे हैं जो चप्पल पहन के आते हैं। हमने पता किया कितने स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की स्ट्रेंथ के हिसाब से और वहाँ के टीचर से हमने उनकी स्टूडेंट्स की साइजेज मंगवाई, क्या साइज के इनके जूते फिट होंगे, उनके स्वेटर्स के लिए, क्योंकि सर्दी का समय था, स्वेटर्स भी लाए। और जब वहाँ जाके हम उनके लिए वहाँ उनको ये चीज़ें दिखाई तो उन बच्चों के चेहरों पर जो झलक दिखाई दी, वो असली महावीर इंटरनेशनल सेवा क्या होती है वो मेरे को वहाँ दिखाई दी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया क्या बात। आनंदित हुए हैं बच्चे, मैं सोच नहीं सकता। और मतलब हम लोग जितने गए थे इतने अचंभित हुए कि वास्तव में क्या कंडीशन है और किस तरह की स्थिति में ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी जब हम सेवा प्रोजेक्ट करते हैं तो लगता है कि हम महावीर इंटरनेशनल बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज बिल्कुल क्योंकि सही हम कहा सर। 76 ईयर्स का हूँ और मैं चतुर साहब 83 ईयर्स के हैं, आज हम एक मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। बिल्कुल सर। हम कैसे नया नेतृत्व ला सकते हैं आगे, हम उस पर कार्य करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे वर्तमान चेयरमैन सुनील गांधी, जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर है आज की तारीख में, इन्होंने, मैं जब केंद्र अध्यक्ष था तो इन्होंने कहा कि सर मैं लेके, इनके पिताजी मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर मैं आपके साथ सहयोग नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके केंद्र को छोड़ना चाहता हूँ। मैंने उनको एक ही चीज़ कही कि गांग साहब अभी आपका समय नहीं आया, अभी आप थोड़े दिन इंतजारी करो। उन्होंने हमारी बात को माना और आज वो हमारे एक चमकते सितारे हैं। बिल्कुल इसी सर। तरह गौतम राठौड़ साहब, जो कि आज इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, मैं जब जोन चेयरमैन था तब वो हमारे साथ, मेरे साथ जोन सेक्रेटरी, मैंने उनको, क्योंकि उनकी प्रतिभा एकदम झलकती है, आदमी जब काम करता है तो उसकी प्रतिभा अलग सामने दिखाई देती है, और उस प्रतिभा को कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे आगे बढ़ाना है, यही हम सीनियर्स का काम है। और उसी तहत हमने उनको फुल सपोर्ट दिया। आज भी जब कभी उनको आवश्यकता होती है हम उनको फुल सपोर्ट देते हैं। चाहे यहाँ पर जो क्रिकेट आयोजन हुआ था, उन्होंने कहा साहब 5 लाख रुपए की राशि चाहिए, कहीं से एकत्रित करके दो। हमने कहा आप निश्चिंत रहो, हम सब लोग मिलेंगे, डोनर ढूंढेंगे और आपको आगे बढ़ो। और हम गए, अजय मुर्लिया जी जो इंदिरा IVF के हमारे बहुत ही रिनाउंड पर्सन है, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि एकदम दी। तो मैं कह रहा हूँ कि पैसे के लिए कोई भी कमी नहीं होती है, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कार्य करने की क्षमता और आपकी ईमानदारी, वो ही एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि आपको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। महावीर इंटरनेशनल का चेयरमैन का पद इतना बड़ा पद है, उसके अंदर इतना सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से उस संस्था को चलाएं। उस संस्था को चलाने के लिए जब हम, क्योंकि हमारे सेंटर में कम से कम 150 लोग हैं ऑन एन एवरेज, कभी 165 होते हैं, कभी 130 हो जाते हैं, कभी 170 हो जाते हैं। किस तरह से भाईचारा से उनके साथ सामंजस्य बिठाना, उनमें से कौन क्या कर सकता है, क्या सिलेक्शन करना, ये चेयरमैन का एक विश्लेषण होता है। और चेयरमैन जिस तरह से कार्य करेगा वो दक्षता से करेगा, उस प्रोजेक्ट में किसको किसके साथ सम्मिलित करना है, जो टीम भावना जो पैदा करने के लिए जो इच्छा होती है, वो महावीर इंटरनेशनल के अलावा कहीं नहीं सीख सकती। और एज ए चेयरमैन जितनी लर्निंग होती है वो दूसरी जगह कहीं नहीं हो सकती है। मैं साथ साथ एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ महावीर इंटरनेशनल में ट्रेनिंग कंसेप्ट एक बार वीएन शर्मा साहब थे जो जनरल सेक्रेटरी थे, वो लेके आए, थोड़े दिन चला, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ हम ट्रेनर्स पैदा करें और एटलीस्ट जोनल लेवल पे ट्रेनर्स होने चाहिए, जो चाहे चेयरमैन हो, चाहे जोन चेयरमैन हो, चाहे IVP हो, किसी को अभी जानकारी नहीं है
और जब तक हम ट्रेनिंग से उनको परिपक्व नहीं करेंगे, चाहे उनको मोटिवेशनल लेक्चर से तैयार किया जाए, तभी ये संभव है कि हम लेके उसको आगे बढ़ा सकें। तो हमें संस्था को आगे से बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें ट्रेनिंग कंसेप्ट को लाना चाहिए। बाकी हमारी संस्था बहुत अच्छा बहुत कार्य सही कर कहा रही है। सर आपने, Very बहुत true, सही sir. कहा सेवा सर की आपने और सर, सारे अच्छे कार्य चल रहे हैं। बहुत सही जब कहा आप सर कोई आपने। कार्य करते हो तो आपको मोब को भी हैंडल करना होता है, वो भी सीखने को मिलता है। जब आप सेवा बिल्कुल करने सर, जाते हो, नेगेटिव लोग भी आते हैं, उस नेगेटिविटी बिल्कुल को सर, कैसे पॉजिटिविटी में बदला जाए, ये भी बिल्कुल सर, चेयरमैन ही सीखता है। और चेयरमैन के साथ जो टीम जाती है वो दक्षता वो प्राप्त सीखती है। करती है। बिल्कुल सर। सर महावीर आपसे इंटरनेशनल इतनी जानकारी है, आपके पास इतनी जानकारी है कि हम जितना ले लें उतना कम है सर। आप लोग तो कल्प वृक्ष है, आप लोग तो इस संस्था के कल्प वृक्ष हैं। जितना हम आपसे पा सके थोड़ा है, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है। निश्चित रूप से हम दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। तो शिल्पा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं माफी चाहती हूँ सर, कारण मेरा कनेक्टिविटी इश्यू हो गया। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्टिमल सर, आपने संभाला इसको। और दोनों ही सर से बात कर कर मुझे सच में, मैं जितनी फोन पे बात कर पाई मुझे प्रेरणा मिली। और सर अब जैसे आपका इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है सवाल पूछने का, तो वो आप देख लीजिए। बिल्कुल, सवाल तक जाने से पहले मैं आज जो हमारे दिग्गज, दो बड़े दिग्गज, दो बड़े पिलर जो संस्था के हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं और उनके बारे में कुछ ना कहें तो ये तो गलत होगा। तो जी सर। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमां पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो अगर तो आदमी बन के दिखो। पद प्रतिष्ठा किसी भी तरह के लोभ से परे, आप पूर्णतः डेडिकेटेड, समर्पित सेवा देते हुए आज इस मुकाम पे संस्था को ला पाए। मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और चतुर साहब जैसे बचपन राजघराने के संपर्क में खूब ऐशो आराम में बीता, इसके बावजूद आप में सेवा की भावना समय के साथ खिलती गई। महावीर इंटरनेशनल में भी आपका प्रवेश बहुत धमाकेदार हुआ और अपने केंद्र की सदस्य संख्या दूनी तो की ही, बल्कि 4000 विकलांगों को कृत्रिम अंग देकर आपने कीर्तिमान भी स्थापित किया। आपने वर्क इज वर्शिप में बिल्कुल मानने वाले चतुर साहब मल्टी टैलेंटेड है, अभियांत्रिक विषयों पर व्यापक स्तर पर पुस्तकें लिखी है और पुस्तकों की गुणवत्ता ऐसी कि कई यूनिवर्सिटीज में टेक्स्ट बुक की तरह स्वीकृत हुई। जल संचय, जल संरक्षण के प्रति आप विशेष विषय रहे और इस पर भी आपने खूब प्रयास किया। और कहते हैं ना कि आज इस उम्र में भी आप अपने कृतित्व के द्वारा ये सिद्ध किया है कि उम्र सिर्फ एक अंक है, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी में, मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। तो न खत्म होने वाली ख्वाहिशों के साथ आप अपने कर्म के प्रति पूरे जागरूक हैं और लगे हुए हैं। आप इसी शतायु हों और नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और आपका आशीर्वाद महावीर इंटरनेशनल के हम जो नए जुड़ने वाले हैं, अभी नए आए हैं इस संस्था में, हमको हमेशा प्राप्त होता रहे। और खमेश्वर साहब तो अपने आप में एक संस्था है और बचपन की आपके पेरेंट्स की जो एक नेक नज़ीर मिली आपको, जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, और जो वाकया आपने सुनाया वो हम सबके लिए एक लेसन लेने वाला है कि डर को कभी भी ऊर्जा न दें, हमेशा अपने सपनों को ऊर्जा दें। जो लोग अपने सपनों को ऊर्जा देते हैं उनकी मंजिलें अपने आप नज़दीक आ जाती है, वो कभी हारते नहीं हैं। और आपने खुद ये दिखाया कि हारना तो सीखा ही नहीं है आपने, हर क्षण हर कदम पे आपने नए आयाम स्थापित किए, नई मंजिलें तय की और संस्था को एक नए मुकाम पे ले गए आप। और आपके पास तो बिल्कुल सीखने की एक पूरी यूनिवर्सिटी है, जो हम जितना ले सके उतना कम है। तो आप दोनों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। आप आज पधारे, हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इतना समय दिया, इतनी जानकारी दी,
और इस गोल्डन थ्रेड के मंच को आपने शोभित किया। हम इसके लिए बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से आभारी हैं आपके। और जय महावीर सर। जय महावीर सर। तब डिस्कनेक्ट हुई।